अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को डिस्कस किया था काफ़ी तफसील के साथ। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। तो आज हम रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं रेजोनेंस को डिफ़ाइन कर लेता हूं और डिफ़ाइन करने के बाद फिर हम इसकी तफसील में जाएंगे कि रेजोनेंस है क्या और आखिरकार हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है केमिस्ट्री में रेजोनेंस को यूज़ करने का। तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ द phenomena where more than one Lewis structures are drawn for a molecule such that number of lone pair of electrons and position of atoms remain the same. But position of pi electrons changes. तो जहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर लिया, यानी रेजोनेंस वो फिनोमेना है जिसमें आप एक मॉलिक्यूल के लिए एक से ज़्यादा लिविस स्ट्रक्चर को ड्रा करते हो, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स में जो पोजीशन ऑफ एटम्स होता है या पोजीशन ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। हर लिविस स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ एटम्स सेम होंगे। इसी तरह हर लिविस स्ट्रक्चर में जो आप ड्रा करते हो एक मॉलिक्यूल के लिए, उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी सेम होंगे, यानी पोजीशन ऑफ एटम्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सेम होंगे। लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो क्या होगी, वो चेंज होगी। यानी पाई इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो हर लिव स्ट्रक्चर में आपको चेंज नज़र आएगी। एक लिव स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक तरह से होगी तो दूसरे लिव स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थोड़ी चेंज होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पोजीशन ऑफ एटम्स सेम होंगे, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो चेंज होंगी। तो ये असल में कंडीशंस हैं, ये रेजोनेंस के कंडीशन है। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के कंडीशन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहली जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन द सेम। जो एटम्स के पोजीशन है वो सेम होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर
remain the same in each structure। हर लिव स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स है वो सेम होंगे, लेकिन जो पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो चेंज होगा। पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस, यानी पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वो चेंजेस होंगे, वो चेंज होगा, पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। अब हम इसको एग्जांपल्स के ज़रिए डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम इसके एग्जांपल्स को अब डिस्कस करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। हमने पहले रेजोनेंस को डिफाइन तो कर लिया, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि रेजोनेंस को आखिरकार हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को एग्जांपल देने से पहले और इसके स्ट्रक्चर्स ड्रा करने से पहले मैं आपको रेजोनेंस के बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि हम क्यों रेजोनेंस को यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। तो इसकी सिंपल वजह यह है कि अक्सर बार केमिस्ट्री में देखने में आता है कि एक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक मॉलिक्यूल की या उस मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, यानी एक सिंगल स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसीलिए हम उसके लिए दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को ड्रा करते हैं ताकि उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उस मॉलिक्यूल के तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सके। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा O3 का, यानी ओजोन का, और इसके बाद आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो ओजोन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए हम ओजोन के लिए दो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, दो लिव स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर ये है। ओजोन के लिए दो स्ट्रक्चर्स को आप ड्रा कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इन दो ऑक्सीजन्स के दरमियान है, यानी लेफ्ट साइड पे जो दो ऑक्सीजन है उसके दरमियान है, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो राइट साइड पे है, यानी राइट साइड पे जो दो ऑक्सीजन है उसके दरमियान डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो है 121 पिकोमीटर। इसी तरह यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है वो 121 पिकोमीटर है, और इसी तरह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है वो 148 पिकोमीटर है, यानी सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो है वो 148 पिकोमीटर है और जो डबल बॉन्ड की लेंथ है वो 121 पिकोमीटर है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि जब ओजोन का जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है, यानी जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो उसके स्ट्रक्चर का लिया गया है, यानी जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है ओजोन का, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव स्ट्रक्चर है, उसमें सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, उसमें जो बॉन्ड लेंथ है ये दोनों ऑक्सीजन के दरमियान, यानी इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान और इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर है। ये भी 128 पिकोमीटर है, और इसी तरह ये बॉन्ड की जो लेंथ है इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन, इसी तरह इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 121 पिकोमीटर है और सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 148 पिकोमीटर है, जो कि इसके बराबर नहीं है। जो एक्सपेरिमेंटल प्रूव बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर है,
और हैरत की बात है, इंटरेस्टिंगली ये 121 पिकोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, जबकि 148 पिकोमीटर से थोड़ी कम है। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान है, यानी ये सिंगल बॉन्ड से तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर है, लेकिन डबल बॉन्ड से ये इसकी स्ट्रेंथ वीकर है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो इन स्ट्रक्चर्स के बिना पर एक्सप्लेन नहीं हो पाती। इसीलिए हमने आपको कहा कि रेजोनेंस को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सके। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो 28 पिकोमीटर है, जबकि जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रा किए हैं उसमें एक डबल बॉन्ड की लेंथ 121 पिकोमीटर है, जबकि सिंगल बॉन्ड की लेंथ 148 पिकोमीटर है। और ये जो बॉन्ड डिस्टेंसेस है वो रियल स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो इसीलिए हम रेजोनेंस के फिनोमेना को यूज़ करते हैं ताकि जो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन किया जा सके। और इस बॉन्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओजोन का रियल स्ट्रक्चर है, ये ओजोन का रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर। ये ओजोन का रियल स्ट्रक्चर है जो इन तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। ये भी ओजोन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है और ये भी ओजोन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोनों ओजोन के रियल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल फालतू है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है, जो कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है ये आपस में मिलके इस रियल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये दोनों आपस में हाइब्रिड हो जाते हैं और आपको जो रियल स्ट्रक्चर है वो बना के देते हैं। और ये रियल स्ट्रक्चर ओजोन की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ है वो उसको एक्सप्लेन कर पाता है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में मिलकर इस रियल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये इन दोनों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। तो जो रियल स्ट्रक्चर है वो ना तो ये है ना तो ये है, बल्कि रियल स्ट्रक्चर ये वाला है जो इन दोनों के आपस में मिलने से बनता है, और इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो इस मॉलिक्यूल की यानी ओजोन की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ना तो रियलिटी में डबल बॉन्ड है और ना ही सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना तो डबल बॉन्ड है, बल्कि ये जो बॉन्ड है ये सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान है। ये बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है। ये डॉटेड लाइंस आपको इस बात का प्रूफ देते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये असल में इस मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइज होते हैं, ये मूव कर रहे होते हैं, ये यहाँ पे भी हो सकते हैं और ये यहाँ पे भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस रियल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो कम होगी। इस रियल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो कम होगी, लो एनर्जी। यानी इस स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है, रियल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो इन स्ट्रक्चर्स के मुकाबले में कम होगी, हाई एनर्जी स्ट्रक्चर। ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है ये हाई एनर्जी के होते हैं। तो ये दोनों जब आपस में रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ये रियल स्ट्रक्चर बना देते हैं और इनकी जो एनर्जी है वो लो होती है और ये रियल स्ट्रक्चर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेबल होता है।